हेलो बच्चों, कैसे हो? हिंदी मीडियम क्लास 12 पार्ट नंबर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमने अपने लास्ट वीडियोज देख लिए थे। इस लास्ट वीडियोज में आपको कहाँ तक बता दिया था। सबसे पहले हमने बताया था विद्युत धारा क्या होता है, चालक के अंदर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, अपवहन वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग या अपवहन वेग का सूत्र कैसे स्थापित करते हैं। उसके बाद हमने धारा घनत्व के बारे में बताया था। धारा घनत्व क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है। अब आज हम बात करने वाले हैं ओम का नियम क्या होगा और ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। ओम के नियम से आपका एक 12th क्लास के अंदर प्रयोग है, वो क्या होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है आपका, पहला जो प्रयोग है वो ओम के नियम पर ही आधारित है। उसमें ये कहा गया है कि ओम के नियम द्वारा V तथा I में संबंध स्थापित करें और किसी दिए गए तार का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता ज्ञात करें। किसी दिए गए तार का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम का नियम क्या होगा। ओम के नियम को समझने से पहले, ओम का नियम प्रैक्टिकली नियम है, प्रायोगिक रूप से निकाला था ओम ने। किसी चालक में जब विभवांतर आरोपित किया गया तो उस चालक में जो धारा है वो विभवांतर के उनको समानुपाती प्राप्त हुई। लेकिन एक विशेष स्थिति थी, उन्होंने चालकों के लिए ही तो ये प्रयोग किया। दूसरी स्थिति के उस दौरान चालक का ताप, दाब, आयतन, विकृति या जितनी भी भौतिक अवस्थाएं वो परिवर्तित ना हो, उसका क्षेत्रफल नहीं बदले, कुछ नहीं बदलना चाहिए, गर्मी नहीं आनी चाहिए, यानी ताप नहीं बढ़ना चाहिए उसके अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, मैं अमित गर्ग, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए ओम का नियम। तो ओम का नियम समझने से पहले जरा आप देखें कि हमने जो बात कही थी, आपको पहले बताया था कि हमारे पास में मान लीजिए एक चालक है। इस चालक के सिरों पर जैसे ही हम बैटरी आरोपित करते हैं या फिर हमने एक सेल से इसको जोड़ दिया, तो सेल से जोड़ने पर V जो विभवांतर है उसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा स्थापित होती है। ये आप भी जानते हैं, विद्युत धारा स्थापित हुई और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अंदर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, इस सिरे पर, यानी कि बैटरी के धन सिरे पर आने की कोशिश करते हैं और धारा का चालन होना चालू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पहले वैसे ही घूम रहे थे, जिनकी जो गति थी तापीय गति से घूम रहे थे, वो तापीय गति 10⁵ मीटर प्रति सेकंड थी। उसके बाद विद्युत क्षेत्र लगा तो जिससे त्वरण आया इनमें, त्वरण को आपको बताया था हमने कितना आया था, E/m × τ। ये क्या आया था, अपवहन वेग। ये क्या आया था, अपवहन वेग। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरण के कारण क्या कर रहे थे, इधर गति कर रहे हैं, और गति के कारण जो अपवहन वेग आया वो कितना आया इनमें, E/m × τ। तो अब ये देखिए कि हुआ क्या कि यहाँ से धारा प्रवाह देखा तो धारा और अपवहन वेग में संबंध हमने ज्ञात किया था, I = NE/AVD। ये संबंध आप लोगों ने ज्ञात किया था। हमने अपने पिछले वीडियो में ये सारी बातें आपको बताई थी। अभी क्या होता है कि यदि हम इस विभव को बढ़ा दें, मान लीजिए कि बढ़ा दिया जाए, तो पहले के केस को जरा कंपेयर करके देखते हैं कि 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये इलेक्ट्रॉन हर एक संभव दिशाओं में गति कर रहे थे। जब हम बैटरी से विद्युत विभव लगाया तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की स्थापना हुई। विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगा, त्वरण लगा, जिससे जो त्वरित हुए। लेकिन अभी भी क्या कर रही है, टक्कर तो होगी, तो टकराने के कारण इनका वेग क्या हो जाता था, कम हो जाता था, और एक निश्चित वेग से सभी इलेक्ट्रॉन गति करते थे। जो वेग लगभग कितना रहता था, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की दर से ये आगे की तरफ आ रहे हैं और धारा प्रवाह इसमें इतना हो रहा है। इसके बाद यदि हम क्या करें कि मान लीजिए कि इस बैटरी को बड़ा कर देते हैं। अभी हमने एक सेल की बनाई है, अब हम 2 सेल की ले लेते हैं, यानी कि 1.5 वोल्ट की जगह हमने 3 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब इस 3 वोल्ट की बैटरी को जैसे ही लगाओगे तो क्या चीज़ बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। क्या बढ़ा, विद्युत क्षेत्र बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र बढ़ने के कारण त्वरण बढ़ गया,
जो विद्युत क्षेत्र त्वरित करेगा उनको, इलेक्ट्रॉनों को, वो त्वरण बढ़ गया। त्वरण बढ़ने के कारण क्या होगा, इनका अपवहन वेग थोड़ा सा बढ़ेगा। यदि मान लीजिए हम विभव को डबल कर रहे हैं, पहले जो हमने V2 लिया है अब हमने क्या कर दिया 2V कर दिया, विभव डबल कर दिया, तो ये जो गति है, जो अपवहन वेग है वो भी दुगना हो जाएगा। अब दुगनी वेग से आएंगे, लेकिन दुगना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाए 2 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगा, 10 की घात 5 थोड़ी पहुँच जाएगा, तापीय वेग नहीं पहुँच पाएगा। तो इतने वेग से गति करने लग जाएंगे, यानी कि धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने जब विभव बढ़ाया तो धारा का भी मान क्या हुआ, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपवहन वेग बढ़ा। अपवहन वेग क्यों बढ़ा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र बढ़ने से क्या हुआ, त्वरित हुआ। त्वरित होने के कारण क्या हुआ, अपवहन वेग पहले की अपेक्षा क्या होगा, बढ़कर के आएगा। अब बढ़कर के आएगा तो धारा बढ़ेगी अंदर। अब धारा बढ़ी तो क्या हुआ, V और I समानुपाती हो गए। यही ओम ने अपना नियम दिया था, तो ये हटा दें बच्चों। अब हम लिखेंगे ओम का नियम। यदि भौतिक अवस्था है, यदि भौतिक अवस्था है, ताप, दाब, क्षेत्रफल, विकृति नियत रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ये इसकी परिभाषा निकल आई। यदि भौतिक अवस्थाएं सामान्य है, यानी ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, विकृति सभी चीजें सामान्य या नियत रहें, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी कि B समानुपाती कितना होगा, I, या इसको हम लिख सकते हैं B बराबर IR, B बराबर IR। यहाँ R बराबर हम लिख सकते हैं B बटे I बराबर नियत। ये R का मान कैसा रहेगा, उस प्रयोग के दौरान नियत रहेगा। तो R यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो रुकावट है, धारा के मार्ग के अंदर जो रुकावट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो प्रतिरोध क्या प्रत्येक चालक का होगा? हाँ जी, हर एक चालक का प्रतिरोध होगा, हर एक पदार्थ का प्रतिरोध होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। चालकों में प्रतिरोध सबसे कम होता है। यदि ये प्रतिरोध हट जाए तो धारा के प्रवाह में कोई रुकावट ही नहीं आएगी। वो तो कैसा बन जाएगा, अति चालक बन जाएगा, सुपर कंडक्टर, जिसको कहेंगे कि धारा सीधी गई, कोई रुकावट नहीं। जैसे कि हमें क्या होता है, सड़क पर चलने के लिए घर्षण की जरूरत होती है ना, तो हम धीरे धीरे जब भी चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, और यदि सड़क पर घर्षण नहीं हो तो सीधे फिसलते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही यदि तार में या चालक में बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं हो तो धारा रुकेगी नहीं, सीधी एक ही बार में आवेश प्रवाह किया और सीधा गया, वो बहुत स्पीड से चलता चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो V बटे I यहाँ पर आ गया। अब यदि हम V और I में ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमेशा कैसा प्राप्त होगा बच्चों, हमें सीधी रेखा प्राप्त होगा। यदि V और I में आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपको सीधी रेखा प्राप्त होगा, और जो इसकी ढाल होगी वो किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होगी। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, B बटे I बराबर प्रतिरोध R। ये हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाता है कि tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, B बटे I। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, B बटे I बराबर R। अब मान लीजिए कि दो अलग अलग तार हैं, उनके अलग अलग प्रतिरोध निकालने हैं, या फिर आपको गतिक प्रतिरोध निकालना है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको हटा दें, हटा दिया जाए बच्चों, ओके।
अभी मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन जैसे कि ये दिया हुआ है, यदि V और I में ग्राफ किन्हीं दो प्रतिरोधों के लिए तार 1 के लिए 30 डिग्री और तार 2 के लिए ये 60 डिग्री प्राप्त होता है, तो R1 बटे R2 निकालिए, ये निकाल। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि V बटे I क्या होता है, प्रतिरोध R, और ये जो ढाल है, इस वक्र की जो ढाल है V और I वक्र की ढाल किसके बराबर होती है, प्रतिरोध R के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 30, और R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 60। दोनों का क्या लगा दोगे बच्चों, भाग लगा दोगे। भाग लगाओगे तो यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर कितना आ जाएगा, tan 30 यानी 1 बटे √3, tan 60 का मान √3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे 3। तो इस तरह से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ये ओम का नियम है। अब जो आपका प्रयोग है, इसमें प्रयोग क्या होता है कि पहला जो प्रयोग आता है हमारा 12th क्लास में, वो सीधा सीधा ओम के नियम पर ही आधारित है। उस प्रयोग में ये लिखा हुआ है कि ओम के नियम द्वारा V और I में संबंध स्थापित करिए तथा एक दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए और उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करिए तथा V और I में ग्राफ खींचिए। तो V और I में ग्राफ कैसा आना चाहिए, सीधी रेखा आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि V और I को नापने के लिए हमें कोई ना कोई यंत्र की जरूरत है। तो V यानी कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर को नापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। कौन सा यंत्र होता है बच्चों, वोल्ट मीटर। तो मैं बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें। सबसे पहले हमें प्रयोग में ओम के नियम का प्रयोग की यदि बात करें हम, तो ओम के नियम का प्रयोग, तो प्रयोग में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बैटरी। सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, बैटरी। बैटरी के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी प्रयोगशाला में 2 सेल 1.5 वोल्ट के, और बैटरी का जो संकेत है वो हम 2 सेलों को इस तरह से जोड़ करके लगाएं। ये धन का काम करेगा, ये ऋण का, ये B बैटरी बन गई। अब ये 2 सेलों को हम किस तरह से लगाते हैं जोड़ करके, वो हमें पता होना चाहिए। सेल हमारे कैसे होंगे, ये देखिए कि सेलों को जो लेते हैं हम, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के सेलों का हम इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर। ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव का काम करता है, धन, और ये ऋण सिरे का काम करता है। ये इसीलिए धन का, ये ऋण का। इसके जो कुल विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट होते हैं। अब इन दोनों सेलों को हमें श्रेणी क्रम में लगाना है। कैसे क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो इस सेल का ऋणात्मक इसके धन सिरे से ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे चिपका दिया। अब ये दोनों सिरे खाली रहेंगे, इनसे हम तार जोड़ते हैं। इनसे क्या जोड़ेंगे, तार। तार कौन सा होता है, संयोजक तार, वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए कि इस तरह का जो तार है उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजक तार। ये तांबे का तार होता है, ऊपर धागे की इस पर इंसुलेशन चढ़ा रहता है, यानी कि धागे से पदार्थ चढ़ा रहता है जिससे कि आपको झटका नहीं आए। ये सेल बॉक्स होता है हमारा। इस सेल बॉक्स में हम ये दोनों सेलें इस तरह से लगा सकते हैं। दोनों सेल को आप ऐसे लगा लीजिए। दोनों सेल को इस तरह से आपने लगा लिया। अब क्या हुआ कि इसमें ये दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़ गए। इसमें एक ऊपर की टिप आएगी, वो तो आपका काम करेगी धन सिरे का, और एक नीचे की टिप आएगी, वो आपका काम करेगी ऋण सिरे का। वो आपका काम कैसा करेगी बच्चों, ऋण सिरे का। कैसा काम करेगी, ऋण सिरे का। मैं आपको इनको नज़दीक से दिखाता हूँ जरा। तो नज़दीक से दिखाने के लिए ये देखिए, ये आपका सेल है, ये सेल हो गया हमारा, ये दूसरा सेल हो गया। दूसरे सेल को हमें सेल बॉक्स में लगाना है। स्प्रिंग जहाँ लगी होती है वहाँ चपटा सिरा लगा देते हैं, यानी कि ऋणात्मक सिरा लगा देते हैं। फिर दूसरे वाले की स्प्रिंग जहाँ लगी है वहाँ फिर चपटा लगा दिया। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर
ये एक टर्मिनल ये बन गया, ये प्लस का काम करेगा यानी कि ये वाला, और ये माइनस का काम करेगा। ये तो हो गया हमारा सेलों से बैटरी बनाना। अब संयोजक तार, संयोजक तार के बारे में आपको बता ही दिया। संयोजक तार की जरूरत पड़ती है, ये तांबे के तार लिए जाते हैं। कैसा तार होता है? तांबे का तार होगा, तांबे का तार हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, संयोजक तारों को संयोजन, संयोजक तारों का संयोजन यानी कि संयोजक तारों को जोड़ना होगा आपको आपस में, तो जोड़ने का उनका संकेत होता है इस तरह से। ये हमने दो तार जोड़ दिए, दो तारों को जोड़ने का संकेत अभी जोड़ करके बताते हैं। मान लीजिए जैसे हमने ये तार ले लिए, इतने सारे तार ले लिए मैंने, अब इन तारों को मुझे ये जोड़ना है, ये जोड़ करके ऐसे हमने जोड़ दिया, तो ये जोड़ने का संकेत क्या होता है? इस तरह से दो तारों को जोड़ना, दो तारों का जोड़ना हो गया। अभी मान लीजिए कि आपको दो तार, एक तार को दूसरे तार के ऊपर से निकालना है, तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है एक तार सीधा गया और दूसरा तार उसके ऊपर से गया, यानी जुड़ा नहीं है वो आपस में, आपस में क्या नहीं है? जुड़ा नहीं है, बस उसके ऊपर से होकर के गया। एक तार ये हो गया और दूसरा तार इसके ऊपर से हमने ऐसे निकाला, जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक हम इस्तेमाल करते हैं इसमें नंबर 5 पर, प्रतिरोध तार। प्रतिरोध तार, प्रतिरोध तार का हम संकेत बनाएंगे इस तरह से। प्रतिरोध तार जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है ओम के नियम से। तो प्रतिरोध तार कैसा होता है बच्चों देखने में? प्रतिरोध तार ये देखिए नाइक्रोम का बना हुआ तार है। जैसे ये मेरे पास में पूरी रील है, ये जो तार हम लेते हैं, ये तार दिख रहा है आप लोगों को इस तरह का, गौर से देखिए जरा इसको। ये तार कैसा है? नाइक्रोम का बना हुआ तार है। इसको हम यहाँ पर प्रतिरोध तार के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इसका संकेत कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक कुंजी की। कुंजी का मतलब होता है स्विच की। तो स्विच दिखाता हूँ आप लोगों को बच्चों, ये देखिए, इसको हम कहते हैं कुंजी। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि कुंजी का हम संकेत यदि फिजिक्स में लगाएं तो कुंजी का जो संकेत होगा वो हम इस तरह से बनाएंगे। दो तार, यानी कि दो तार इससे जोड़ सकते हैं। ये देखिए आप, ये एक तार इसमें जोड़ लेंगे, ये देखो गौर से देखिए, दूसरा तार हम इसमें जोड़ लेंगे। पहला तार इसमें जोड़ लिया हमने, दूसरा तार इसमें जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इस लीड को लगा देंगे तो दोनों तारों में धारा प्रवाह होना चालू हो जाएगा। दूसरा इसमें जरूरत पड़ती है हमें धारा नियंत्रक की। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? हमें धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का संकेत क्या हो और धारा नियंत्रक होता कैसे? तो धारा नियंत्रक में ये देखिए कि इस तरह से ये धारा नियंत्रक का संकेत है, यानी कि इसमें एक कॉइल लगी होगी। कॉइल का मतलब एक कुंडली लगी होगी प्रतिरोध की, एक ऊपर तीर लगा होगा और 3 टर्मिनल होंगे, 1 2 3। कितने टर्मिनल होंगे? 3। दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये आ गया। इसे हम क्या कहते हैं बताइए? धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करने वाला। इसमें 3 आपके टर्मिनल होंगे, 1 2 3। इसको कहते हैं जबड़ा। ऊपर का ये तीर चल रहा है ना, ये वाला, अब ये तीर आपका चिपका के लगाना है क्योंकि ये चिपक रहा है। इससे संकेत में क्या लग रहा है? चिपक के लग रहा है। तो ये कॉइल पर चलता है, देखो ऐसे चलता है ये कॉइल पर, और 3 टर्मिनल होंगे, 1 2 और ये 3। तो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो 2 ही तो जोड़ते हैं, एक इधर से जोड़ेंगे एक इधर से। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या करना होता है कि पहला सिरा हमने ये वाला जोड़ दिया, ये वाला देखिए जरा गौर से। पहले सिरे से हम तार इससे जोड़ेंगे और दूसरे सिरे से तार हम किससे जोड़ेंगे? इस सरकने वाले सिरे से। क्योंकि गलती से यदि बच्चों आपने तार इन दोनों से जोड़ दिया तो फिक्स कर दिया, इसका मतलब है कि अब इसको घुमाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, धारा परिवर्तित ही नहीं होगी। इसका मेन काम क्या है? धारा को प्रतिरोध देना, यानी कि धारा के मान को परिवर्तित करना। तो धारा परिवर्तित ही नहीं होगी यदि आपने इससे तार नहीं जोड़ा तो आपको 2 तार लगाने हैं। एक तार इससे जोड़ा जाएगा और दूसरा तार
किससे जोड़ा जाएगा? जबड़े से, जो चल रहा है उससे, लेकिन इसको खाली रखना। तो ये होता है धारा नियंत्रक। अब हमें इस प्रयोग में जरूरत पड़ने वाली है किसकी बताइए? वोल्ट मीटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वोल्ट मीटर की। तो नंबर 7 पे हम ले रहे हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं वो बताते हैं आपके। वोल्ट मीटर को संकेत हम डालेंगे इस तरह से, इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का। ये काम में क्या आता है? वोल्टेज यानी कि विभवांतर नापने का काम करता है। तो वोल्ट मीटर में दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए इस तरह का डिवाइस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में एक लाल सिरा होता है, दूसरा काला सिरा। लाल तो धनात्मक का काम करेगा और ये ऋणात्मक का काम करेगा। वोल्ट मीटर किस काम में आएगा? वोल्टेज नापने के काम में आएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज कैसे नापते हैं तो वो आप लोग अच्छी तरह से जरा देख लीजिए, बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक वैसे ही अमीटर है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज कैसे नापेंगे वो समझाता हूं आपको। पहले मैं अमीटर बता दूं। नंबर 8 पर अमीटर। अमीटर का संकेत होगा ए, ये प्लस का चिन्ह और ये इसका माइनस का चिन्ह। अमीटर देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा। ये धारा को नापने का काम करता है बच्चों। किसको नापने का काम करेगा? धारा को। इसमें भी 2 चिन्ह होते हैं, प्लस का और एक माइनस का। अब ये जोड़े कैसे जाते हैं परपथ में? कैसे हम निकालें? हमें किसी तार का प्रतिरोध निकालना है ओम के नियम से और सत्यापन करना है कि V और I एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। V और I एक दूसरे के कैसे होंगे? समानुपाती होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज वोल्ट मीटर और अमीटर में पाठ्यांक लेना आना चाहिए। यदि पाठ्यांक लेना हमें नहीं आता है तो हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पाठ्यांक कैसे लेते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए होता क्या है, ये हटा दें। ये सबने नोट कर लिया सारे बच्चों ने? मैं इसको हटा रहा हूं अभी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता अल्पतमांक। क्या निकालना पड़ता है बच्चों? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? इसका सूत्र होता है परास बटे भागों की संख्या। परास बटे भागों की संख्या। अब देखो समझाते हैं आपको। ये तो सूत्र बन गया, लेकिन सूत्र से समझ में नहीं आती कोई चीज़ें, वैसे ही समझाना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी अपना स्केल इस्तेमाल किया है? जो फुटा होता है स्केल, उसको सभी बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए 0 से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 और 5। यहाँ लिखा रहता है 0.5, यहाँ लिखा रहता है 1, फिर 1 2 3 4 5, ये फिर 2 आ जाएगा। स्केल पर ऐसे ही चलता है। तो इस स्केल पर यदि आपसे बोलें कि हमें 1.2 सेंटीमीटर नापना है, कितना नापना है? 1.2 सेंटीमीटर। तो इसमें आप कितनी लाइनें गिनोगे? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक कितनी हो गई? 1, फिर 0.1, फिर 0.1। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन की कीमत कितनी है, यानी कि वह मान जो कि सबसे न्यूनतम हो और उस उपकरण द्वारा मापा जा सकता हो। सबसे न्यूनतम मान किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकता हो, वो उस उपकरण का क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। तो सबसे कम मान क्या होता है? एक लाइन की रीडिंग, क्योंकि यदि लाइनें समान बनी हुई हैं उसके अंदर, तो एक लाइन की जो रीडिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक। उसी लाइन का गुणा करके हम सारी रीडिंग निकाल सकते हैं। माना कि हमें 14वीं लाइन की रीडिंग निकालनी, 14 लाइन पर हमारी रीडिंग आ रही है इस पर, सपोज करिए इस पर, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? 14 गुणा 0.1 क्या लिख देंगे? क्योंकि 0.1 हमारी सबसे कम वैल्यू है, तो उसमें गुणा करके कितना मान आ जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें अल्पतमांक की जरूरत पड़ती है बच्चों। अल्पतमांक क्या होता है? सबसे न्यूनतम मान जो किसी उपकरण द्वारा
मापा जा सकता हो उसको हम उसका क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। और अल्पतमांक हम निकाल कैसे सकते हैं, परास बटे भागों की संख्या करके। तो परास बटे भागों की संख्या करके हम उसको निकालेंगे। तो ये देखिए कि आपकी लैब के अंदर जो 12th क्लास के नियम है जो बोर्ड का, उसके अंदर अमीटर और वोल्ट मीटर की परास समान रखी जाती है, 3 वोल्ट और 3 एम्पियर। इसको देखने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि लास्ट में कितना लिखा हुआ है। यदि लास्ट में इसका 0 से लेकर 3 तक है तो ये मैं बोर्ड पर और क्लियर कर देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए A लिखा हुआ तो आपको पहचानना अमीटर है, और V लिखा हो तो वोल्ट मीटर है। और ऐसी एक लाइन बनी हुई, इसका मतलब क्या है, ये दिष्ट वोल्ट मीटर है। दिष्ट का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं बैटरी वाला। अब यहाँ पर लिखा हुआ 0 पहली लाइन में, फिर आपके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें छोड़ने के बाद 0.5 के अंतराल से मान लिखे होंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लिखा होगा 1। फिर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 1.5। ये बिल्कुल बीचों बीच आ गया। फिर लिखा होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। फिर लिखा होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3। ये आपका इस तरह से अमीटर बना हुआ है। बड़ी आसानी से आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनी हुई है। और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहता है, ये पॉइंटर लगा हुआ है। मान लीजिए कि पॉइंटर आपका इस लाइन पर है, ये लाइन पर, और हमें इसकी रीडिंग लेनी है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही वोल्ट मीटर में होगा बच्चों, बिल्कुल ठीक सेम। दोनों डिवाइस सेम है आपके, ये आपके लिए बेनिफिट है। नहीं भी सेम हो तो भी हम ऐसे ही निकालेंगे, हमें निकालना आना चाहिए, कहीं दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अल्पतमांक देखते हैं कि कुल परास तो कितनी है, 3 वोल्ट या 3 एम्पियर। तो कुल परास तो हमने लिख दी 3, और बटे कुल भागों की संख्या कितनी है, 10 20 30 40 50 60। कितने हैं कुल भाग, 60, क्योंकि 10 के अंतराल पे 0.1 0.5 दे रखा है। तो 60 बराबर कितना आ गया, 1/20 बराबर 0.05। अब ये वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर वोल्ट लिख देंगे, इसमें अमीटर है तो एम्पियर लिख देंगे। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर का अल्पतमांक बराबर आ जाएगा 0.05 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 0.05 वोल्ट। इसी तरह से यदि सेम है दोनों तो अमीटर का अल्पतमांक बराबर आ जाएगा 0.05 एम्पियर। ये दोनों चीजें आ गई। अब मुझे बताइए कि मेरा जो तीर है, जो पॉइंटर है ना, उसमें सुई जो लगी थी, वो सुई हिलेगी, हिलेगी तो किसी लाइन पर टिकेगी। अब टिकेगी तो कौन सी लाइन पर टिकेगी, वो लाइन आपको गिननी है, और जिस लाइन पर टिकी है ना उसका मान निकालना है, वही रीडिंग होगी, वही क्या होगा, हमारा प्रेक्षण होगा। तो ये कौन सी लाइन पर टिकी है, गिनो जरा। 10 तो यहाँ तक हो गई, 20 यहाँ तक हो गए, 30 होने वाले हैं, लेकिन 29 पे टिक गई है। 30 कहाँ होते, 1.5 पे। 30 कहाँ होते बच्चों जी, 1.5 पे। यहाँ पर आकर के 30 होते इसके 1.5 पे, लेकिन ये एक पहले ही टिक गई है। तो 29 रीडिंग आई। कितनी रीडिंग आई, 29 रीडिंग। अब मैं किसका गुणा करेंगे, 0.05 का। 0.05 का मतलब होता है आधे का गुणा करना, आधा आधा कर दो इसका, आधा करेंगे तो 1.45। कितना आ जाएगा ये, 1.45 एम्पियर। तो रीडिंग कितनी आ गई हमारी, 1.45 एम्पियर। तो रीडिंग लेना बहुत आसान है, देखो रीडिंग लेना आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं होता। तार जोड़ना तो मैं चुटकियों में सीख जाओगे। अब रीडिंग लेने का ही मेन काम होता है इसके अंदर। अभी मान लीजिए कि मैं इस पॉइंटर को यहाँ से हटा करके मेरी रीडिंग आई
ये मेरी रीडिंग मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट रुक जाता है, मीटर कहाँ पर आके रुक गया, इस लाइन पर। यहाँ तक लाइन कितनी हो गई, गिननी पड़ेंगी, 10 होती है इसमें, 10, 20, 30, 40 और 1 41। कितनी आ गई, 41। तो 41 में गुणा करेंगे 0.05 का तो कितनी रीडिंग आ गई बच्चों, 2.05 एम्पियर। कितनी रीडिंग आ गई 2.05 एम्पियर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि आखिर अमीटर और वोल्टमीटर को हम किस में जोड़ें, कैसे जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो भाई परपथ में ये हटा दें, ये सबकी समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। अल्पतमांक निकालने में अब कोई दिक्कत, रीडिंग लेने में कोई दिक्कत, रीडिंग लेने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं आगे करा रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको, ओके। अब ये देखिए कि हमने यहाँ पर आकर के अल्पतमांक सीख लिया और रीडिंग लेना सीख लिया। अब हम बात करेंगे कि हम वोल्टमीटर और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर को भाई परपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर को भाई परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। भाई परपथ में किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम आपको परपथ बनाना सिखाते हैं। परपथ चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम होता है परपथ चित्र बनाना। परपथ चित्र यदि सही है तो हम जो है उनको समंजित भी कर सकते हैं अपने जितने भी हमें दिए गए हैं उपकरण। तो परपथ चित्र बनाएंगे, इसको हटा रहे हैं, ये नोट कर लिया सभी ने। सबसे पहले हम बात करेंगे परपथ चित्र की। तो परपथ चित्र कैसे बनेगा, ओम के नियम से तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो सबसे पहले हमें एक बैटरी, एक 3 वोल्ट की बैटरी लगानी है हमें, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को जोड़ना। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई और ये हमारा धारा नियंत्रक RH। सबसे पहला काम करेंगे आप कि बैटरी के धन को किससे जोड़ेंगे, अमीटर के धन सिरे से, अमीटर के धन सिरे से। ठीक, अमीटर के ऋण सिरे को आपको जोड़ना है वोल्टमीटर के धन सिरे से। किससे जोड़ना है, वोल्टमीटर के धन सिरे से। तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में जा रहा, देखिए। फिर वोल्टमीटर के ऋण सिरे को आप जोड़ेंगे धारा नियंत्रक के जबड़े वाले सिरे से। किससे जोड़ोगे, जबड़ा वाला जो सिरा था, ये सिरा खाली छोड़ना आपको, है ना। ये तीर टच करा के रखना, ये माइनस हो। अब यहाँ पर हम एक तार लगा देंगे वोल्टमीटर से, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक तार। कौन सा तार, जो आपको बताया था नाइक्रोम का तार। ये नाइक्रोम का तार हम यहाँ पर लगा देंगे R, जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना। अब इसमें धारा की दिशा दिखाओगे आप इस परपथ में। तो धारा की दिशा प्लस सिरे से कहाँ पर गई, पहले अमीटर में, अमीटर के बाद इधर, पहले प्रतिरोध में, वोल्टमीटर में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर धारा नियंत्रक से होते हुए कुंजी में, कुंजी के बाद सीधा इसमें। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इनका नामांकरण करते हैं। B बराबर क्या लिखेंगे आप, बैटरी, ये कुंजी है, के कुंजी लिखेंगे यहाँ पर। ये RH धारा नियंत्रक, क्या चीज़ है ये, धारा नियंत्रक। उसके बाद में प्रतिरोध तार,
प्रतिरोध तार, उसके बाद V वोल्ट मीटर और A अमीटर, वोल्ट मीटर और A क्या होगा अमीटर। A क्या होगी आपकी चीज अमीटर, A क्या होगा आपका अमीटर। तो एक बार अच्छी तरह से डायग्राम को बना लीजिए फटाफट से। हाँ बच्चों, आपने सर्किट डायग्राम बना लिया। अब सर्किट डायग्राम बनाने के बाद में ये देखिए हमारा पूरा का पूरा हमने प्रयोग अपना लगा रखा है। इस प्रयोग को हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पर V और I में संबंध। तो सबसे पहले हमें सर्किट बनाना है। तो सर्किट में देखिए बैटरी का प्लस अमीटर के प्लस से जोड़ना है। तो ये बैटरी है हमारी, ये हमने बैटरी ले ली। इसमें बैटरी का ये आपको बता रहे हैं सेल है, सेल का प्लस ये होता है, सेल का माइनस ये स्प्रिंग वाले सिरे से इसमें जोड़ दिया। और फिर ये इसी तरह से दूसरे सेल का इस सेल बॉक्स में स्प्रिंग वाले सिरे पर नेगेटिव जोड़ देंगे। ये नेगेटिव सिरा है आपका, और हमने ये ऐसे लगा दिया बच्चों। ये मैं लगा रहा हूँ इसको, ये लगा। अब ये देखो कि ये वाला जो एंड है जिसमें हमें घुंडी दिख रही है ये प्लस का काम करेगा, और ये वाला जो सिरा है इसका ये माइनस का काम करेगा। यहाँ से दो तार जोड़ दिए। अब हम इस तार को, प्लस वाले तार को हम क्या करें, जो प्लस वाला तार दिख रहा है आपको, इसको हमें जोड़ना है अमीटर के प्लस सिरे से। अमीटर के किससे जोड़ेंगे हम, प्लस सिरे से। तो अमीटर के हमने इस प्लस सिरे से इसको जोड़ दिया। ये देखिए अमीटर का प्लस सिरा आ गया, प्लस सिरे से मैंने इसको जोड़ दिया। अब अमीटर का जो माइनस है, यहाँ डायग्राम में देखिए चित्र में आप, अमीटर का जो माइनस है वो वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ना है। अमीटर का माइनस वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ेंगे। तो अमीटर का माइनस हम होते हुए माइनस को ले जा रहे हैं। ये देखिए माइनस वाला तार आ गया, माइनस वाला तार, माइनस वाला तार, माइनस वाला तार, माइनस वाला तार में वोल्ट मीटर के प्लस पर जोड़ दिया। माइनस वाला तार मैंने किस पर जोड़ दिया, वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों, वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया। अब वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ने के बाद में अब हमें क्या करना है कि वोल्ट मीटर का माइनस किससे जोड़ना है, धारा नियंत्रक के जबड़े वाले सिरे से। तो वोल्ट मीटर का माइनस हम लेकर के आ रहे हैं, ये वोल्ट मीटर का माइनस है। इस माइनस सिरे को हमने यहाँ से लेकर के आए और माइनस सिरे को मैंने ये जबड़े वाले सिरे से इधर इससे जोड़ दिया। ये देखिए जुड़ गया। अब हमारा एक चीज़ खाली रह गई बस, कौन सी, कि जो बैटरी का नेगेटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है ये वाला, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा मुझे कुंजी से होते हुए किससे जोड़ना है, धारा नियंत्रक के फिक्स वाले सिरे से। कौन से वाले सिरे से, इस वाले, इस कुंजी से होते हुए जोड़ना है। अब कुंजी आप लगाना चाहो या ना लगाना चाहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट पर्पज अपना चालू हो जाएगा और रीडिंग देना शुरू कर देगा। अब ये जैसे देखिए मैंने कि डायरेक्ट इससे जोड़ दिया, डायरेक्ट इससे जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आना चालू हो गई। ये आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर में रीडिंग हमारी बता रहा है 2.5 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है, तो रीडिंग आना चालू हो गई। अमीटर में रीडिंग अभी आएगी नहीं। यदि आप कुंजी से जोड़ना चाहते हैं तो कुंजी से जोड़ दीजिए, इस तार को यहाँ से लगा करके एक तार दूसरा लेकर के कुंजी से जोड़ देंगे, अन्यथा कोई ज़रूरत होती नहीं है, केवल ये चालू बंद करने के काम में आती है। अब हम क्या करें कि एक ये तार किसका बना हुआ है, नाइक्रोम का। ये तार मुझे इस वोल्ट मीटर में जोड़ना है, जैसे कि हमें पर्पज चित्र में यहाँ पर दिख रहा है, आप देख रहे हो कि एक तार नाइक्रोम का हमें किससे जोड़ना है, वोल्ट मीटर से। तो मैं ये तार क्या करूँगा कि वोल्ट मीटर से इसमें ऐसे लगा सकता हूँ, या फिर आप पक्का करके लगा सकते हैं, जैसे आपको लग जाए आपसे। तो ये मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ इसको। ये देखिए मैंने लगा दिया। लगाने के बाद में अब मैं धारा नियंत्रक की स्थिति को थोड़ा सा सरकाऊंगा इधर उधर। तो ये देखिए दोनों चल रहे हैं, वोल्ट मीटर और अमीटर। अब अमीटर में भी हमारा रीडिंग आ गई, अमीटर में भी क्या आ रही है, रीडिंग आ रही है। आप देख रहे हैं कि 0 से आ गया 0.5 के बीच में। थोड़ा सा तार और बड़ा ले सकते हैं तो रीडिंग और ज़्यादा आ सकती है। तो ये देखो कि यहाँ पर आकर के हमने ये
तार को मैं और कर्रा लगा देता हूँ, बिल्कुल टाइट कर देता हूँ, जिससे कि आप एक रीडिंग को हम प्रॉपर ले सकें। अभी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर कस करके लगा देते हैं। ये मैंने इसमें कस दिया और इससे भी लगा दूं, जिससे कि दिक्कत नहीं आए, हिलेगा नहीं इससे बार बार, और हिलेगा नहीं तो रीडिंग आप लोग आसानी से ले पाएंगे। चलिए बच्चों, ये मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब देखो, अब अमीटर में रीडिंग आ गई। अब हम क्या करते हैं कि धारा नियंत्रक की स्थिति को बदल बदल करके रीडिंग निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या है कि हम पहली प्रेक्षण कैसे लें। तो पहली प्रेक्षण लेने के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक हमें पता होना चाहिए और अमीटर का पाठ्यांक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वोल्टमीटर की रीडिंग देखेंगे। ये देखिए वोल्टमीटर की रीडिंग आपको दिख रही है। इसमें कितने खाने दिख रहे हैं आपको? 0.5 तक 10 हो जाते हैं बच्चों। ये देखो, ये क्लियर आपको दिख रहा है। 0.5 तक 10, फिर 1 तक 20, 20 और 4 24। कितने खाने आ रहे हैं इसमें? 24 खाने आ रहे हैं। 24 या 25 आप लिख सकते हैं, तो 24 मान लीजिए लगभग। तो 24 में 0.05 का गुणा करोगे तो कितनी आएगी रीडिंग? 1.2। 24 गुणा, यदि हम 24 में गुणा करें 0.05 का, तो हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1.2 वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज आ गया 1.2 वोल्ट। अब हम अमीटर की रीडिंग देखें। अमीटर की रीडिंग यहाँ पर दिख रही है हमें, ये इसको स्थिर होने दीजिए। इसमें कितने आ रहे हैं? 4 खाने आ रहे हैं। 1 2 3 4, 5 से 1 कम है, तो 4 खाने हो गए। और इसका भी अल्पतमांक कितना आ रहा है? तो 4 में गुणा कर दो 0.05 का, तो 4 गुणा 0.05 बराबर कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर की करंट आ गई, यानी धारा आ गई। तो हम प्रतिरोध निकालें तो R बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? 1.2 बटे 0.2। पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो 2 में 12 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 ओम का प्रतिरोध ये आपका स्टार ने दे दिया। अब हम रीडिंग बदलते हैं। रीडिंग कैसे बदलेंगे? इसकी धारा नियंत्रक की पोजीशन को बदल देंगे। धारा नियंत्रक की पोजीशन को बदल करके आप 3 खाने या 4 खाने पे तो ले लिया आपने, तो 3 खाने पे अब इसको कर दोगे इस तरह से। ये देखिए 3 खाने पे आ गई। 3 खाने पे आके फिर वही काम करेंगे, वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे और अमीटर की रीडिंग लेंगे। इस प्रकार लैब के अंदर अभी ये अमीटर की रीडिंग इसमें कम दिखा रहा है, नहीं तो ये अमीटर की रीडिंग करीबन 1 एम्पियर तक आ जाती है। हो सकता है सेल वीक होंगे हमारे, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको एक रीडिंग लेना आना जरूरी है। एक रीडिंग जैसे ही लेना आ जाता है, फिर तो इस धारा नियंत्रक की स्थिति को बदल बदल कर हम क्या कर सकते हैं? सारी रीडिंगें प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा जो प्रयोग है, प्रयोग के अंदर आपको कम से कम 6 प्रेक्षण लेने पड़ते हैं, और 6 प्रेक्षण लेकर के हर एक प्रेक्षण के लिए प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना पड़ेगा V/I के सूत्र से। और हर एक प्रेक्षण में लगभग R का मान कैसा आना चाहिए? आपका समान आना चाहिए। जैसे पहले प्रेक्षण में 6 आया, तो दूसरे प्रेक्षण में भी आपका मान कितना आना चाहिए बच्चों? 6 के आसपास ही आना चाहिए। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस प्रयोग को पूरा करने के लिए कुल R निकालेंगे, औसत R। औसत R सभी 6 प्रेक्षणों में जितने हमारे मान आए हैं उनको हम जोड़ करके 6 का भाग लगा देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा औसत प्रतिरोध। इस तरह से हम ओम के नियम द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और यदि हमारा प्रतिरोध 6 प्रेक्षण के लिए समान आता है तो V और I में ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा प्राप्त होगा। तो आप इस तरह से इस पूरे प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा कि ओम के नियम से हम V और I में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि आपको ओम के नियम से वोल्टमीटर और मीटर में प्रेक्षण की रीडिंग लेना भी अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं एक और वीडियो आपको बना करके पूरे प्रैक्टिकल की दे दूँगा। धन्यवाद। आगे फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।